आज की इस रिपोर्ट में मैं बात करने जा रहा हूं सूडान के सिविल वॉर के बारे में। क्या वजह जिसकी वजह से आज सूडान सिविल वॉर फेस कर रहा है, क्यों हजारों लोग दरबदर भटक रहे हैं सूडान के अंदर, भूखमरी, गरीबी, क्या वजह है इसकी, क्यों आज लाखों मुसलमान वहां के ये सब कुछ फेस कर रहे हैं। देखिए, इसकी जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है 2019 के आसपास में, जब ये इस वॉर की शुरुआत हुई है। वहां पर दो गुट अब बन चुके हैं, इन दो गुट में आपस में लड़ाइयां हो रही हैं। एक जो गवर्नमेंट मिलिट्री है, सेकंड आरएसएफ, जो सेकंड ग्रुप अब ये बना हुआ है, ये मिलिट्री के अंदर से ये निकला हुआ ग्रुप है आरएसएफ। इन दोनों ही गुटों में जमीनों को कब्जा करने के लिए जो वहां के जो रिसोर्सेज हैं, गोल्ड, आयरन, यूरेनियम तक वहां पर निकलता है, तो इस इन सोर्सेस पर कब्जा करने के लिए ये लड़ाइयां छिड़ रही हैं और इसी वजह से आज जो सूडान है वो सिविल वॉर फेस कर रहा है। खबरों की शुरुआत करते हैं, पूरी रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। क्या है पूरी रिपोर्ट? शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ही करना चाहूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बराबर मिडल ईस्ट की जो अपडेट है आप लोगों तक पहुंचते रहे। चलिए रिपोर्ट की तरफ रुख करते हैं। देखिए, इट इज द लेटेस्ट एपिसोड इन बॉट्स ऑफ टेंशंस दैट फॉलोड द 2019 ousting of long-serving President Omar al-Bashir, who came to power in a coup in 1989। 1989 में उमर अल बशीर जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे वो पावर में आए, वो वहां के प्रेसिडेंट बने और इसके बाद में देयर वर ह्यूज स्टेट प्रोटेस्ट कॉलिंग फॉर एन एंड टू हिज नियर 3 decade रूल एंड द आर्मी माउंटेड ए कॉप टू गेट रिड ऑफ हिम। देखिए, 1989 में वो वहां के प्रेसिडेंट बने और 2000 आते आते कुछ थोड़ा हालात और ख़राब हुए। फिर इसके बाद में 2019 में वहां के लोगों ने बगावत करना शुरू कर दिया अपने ही प्रेसिडेंट के खिलाफ, क्योंकि वो उनकी जो डॉक्ट्रीन है, उनके जो सिद्धांत है और उनके जो कायदे कानून है वो उससे खुश नहीं थे वहां के लोग, और उन्होंने बगावत कर दी और इसके बाद में उनको 2019 में उखाड़ कर फेंक दिया, उनकी जो लॉन्ग टर्म जो वो पावर में थे। इसके बाद बट सिविलियंस कंटिन्यूड द कैंपेन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन जो सिविलियंस थे, जो सूडानीज थे, बराबर उन्होंने एहतजाज शुरू रखा, बराबर वह एहतजाज करते रहे सूडान के अंदर ही, ताकि सही एक डेमोक्रेटिक पार्टी वहां पर चुन ली जाए, ताकि वहां की जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो सही हाथों में पहुंच जाए। A joint military civilian government was then established, but that was overthrown in another coup in October 2021। एक जॉइंट मिलिट्री सिविलियन गवर्नमेंट, मतलब मिलिट्री और सिविलियन को एक साथ में जोड़कर, मतलब राजनेताओं को भी और जो वहां की जो मिलिट्री उसके जो बड़े मतलब ऑफिसर्स उनके साथ में मिलकर एक नई मतलब यही कि गवर्नमेंट बनाई गई। लेकिन 2021 में उस सरकार को भी वहां के सिविलियंस ने उखाड़ कर फेंक दिया। द कॉप वाज स्टेज्ड बाय द टू मैन एट द सेंटर ऑफ द करंट कॉन्फ्लिक्ट। अब ये जो मतलब ये है कि जो मतलब पहले 2019 में बशर, अभी जो मैंने आपको नाम बताया, इनका नाम जो उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे 1989 में जो प्रेसिडेंट बने, इसके बाद में 2019 में उनको उनकी सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया। फिर इसके बाद में जो वहां की जो गवर्नमेंट बनी, जो नई गवर्नमेंट बनी, उस 2021 तक वो रही, लेकिन इसको भी वहां के जो गुट हैं, जो जो विद्रोही हैं, उन्होंने उस सरकार को भी उखाड़ कर फेंक दिया। और इसमें जो ये गुट थे, इनमें दो गुट सामने निकल कर आए। पहला गुट यहाँ पर कहलाया आरएसएफ। द कोप वाज स्टेज बाय द टू मैन एट द सेंटर ऑफ द करंट कॉन्फ्लिक्ट। अभी के जो हालात अभी बने हुए हैं, इस हालात में दो अभी मेन लोग हैं। पहला है यहाँ पर जनरल अब्दुल फतह अल बुरहान एंड द हेड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड द इनफैक्ट अफेक्ट द कंट्रीज प्रेसिडेंट। अभी की जो मौजूदा वो प्रेसिडेंट है, और इसके अलावा एंड हिज डिप्टी आरएसएफ लीडर जनरल मोहम्मद हमदान दागलो, बेटर नोन एज हमेदती। ये जनरल अब्दुल फतह अल बुरहान उस टाइम के मतलब ये है कि प्रेसिडेंट बने 2021 के बाद में, और इसके बाद में जो डिप्टी मतलब ये है कि प्रेसिडेंट बनाया गया, वो बनाया गया जनरल मोहम्मद हमदान दगालो को, और इनको अब हमीदी के नाम से जाना जाता है। बट देन लेकिन तब जनरल बुरहान एंड जनरल डगालो डिसएग्री on the direction the country was going in and proposed move towards civilian rule। लेकिन इसमें जो दो ये मतलब दो लोग थे, जनरल अब्दुल फतह अल बुरहान एंड जनरल मोहम्मद हमदान, ये इन दोनों ने मतलब एक जो
इनमें से एक बंदा वो ये कह रहा था कि नहीं, यहाँ पर यह है कि सिविलियन गवर्नमेंट बननी चाहिए, लेकिन जो दूसरा बंदा था यानी मोहम्मद हमदान दगालो वो कह रहा था कि नहीं, मिलिट्री गवर्नमेंट यहाँ पर बननी चाहिए। अब इस वॉर की शुरुआत यहाँ से होती है। द मेन स्टिकिंग पॉइंट्स वर प्लान्स टू incorporate the 1 lakh strong RSF into the army and who would then lead the new force। देखिए यहाँ पर जो मेन पॉइंट था वो ये था, जो मतलब ये कि जो 1 लाख के आसपास में जो आरएसएफ के लड़ाके थे आर्मी के अंदर ही, वो लीड करते, किसको लीड कर दे, सूडान की आर्मी को, सूडान की आर्मी को वो लीड कर दे। द सस्पिशियस वर दैट बोथ जनरल्स वांटेड टू हैंग ऑन टू देयर पोजीशंस ऑफ पावर अनविलिंग टू लॉस वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस। इन ये जो दोनों जनरल थे ये अपनी जो जो पावर है उसको ख़त्म नहीं करना चाहते थे। उसकी एक मेन वजह पता क्या है, उसकी एक मेन वजह सूडान के अंदर ये है कि वहाँ पर जो सोर्सेज हैं, जो नेचुरल सोर्सेज हैं, जो खनिज हैं, वहाँ पर मिनरल्स हैं, वहाँ पर आयरन है, तांबे की खदानें हैं, सबसे ज़्यादा सोना वहाँ से निकाला जाता है, यहाँ तक कि यूरेनियम भी वहाँ पर पाया जाता है सूडान के अंदर। तो वो अपनी इस वेल्थ को वो खोना नहीं चाहते थे। द सस्पिशियस वर दैट बोथ जनरल्स वांटेड टू हैंग ऑन टू देयर पोजीशंस ऑफ पावर अनविलिंग टू लॉस वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस। Shooting between the two sides began on April 2023, following days of tensions as members of the RSF were deployed around the country in a move that the army saw as a threat। जो इसमें से जो आरएसएफ एक मतलब ये कि जो दूसरा गुट था 2023 के आसपास में, इसने दोबारा से बगावत शुरू कर दी, और इस बगावत के बाद में पूरी मतलब ये कि कंट्री के अंदर आर्मी को बहुत ज़्यादा थ्रेट हो गई, यहाँ पर डरा सा महसूस करने लगी आर्मी यहाँ पर। इट इज़ डिस्प्यूटेड who fired the first shot by the fighting swiftly escalated। पहले ही गोली ने पूरे एक चिंगारी सी लगा दी इस वॉर में। With the RSF seizing much of Khartoum until the army regained control of it almost 2 years later in March 2025। आरएसएफ ने दोबारा से खार्तूम को अपने कंट्रोल में कर लिया, दोबारा से उसको गेन कर लिया, और इसको गेन करने में यहाँ की जो मिलिट्री है इसको बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी। मार्च 2025 तक इसने उसको कंट्रोल कर लिया था, लेकिन अब ये जो हिस्सा है ये पूरा आरएसएफ के कंट्रोल में आ चुका है। हु आर द आरएसएफ फाइटर्स? देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कौन है आरएसएफ। इसकी जो आरएसएफ के फाइटर्स है ये कौन लोग हैं जो आरएसएफ के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। द आरएसएफ वाज फॉर्म्ड इन 2013 and has its origins in the notorious Janjaweed militia that brutally bought rebels in Darfur। देखिए आरएसएफ जो निकला है वो एक मतलब एक मिलिटिया ग्रुप था, जंजवदीद मिलिटिया ग्रुप था, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक ग्रुप था दारफूर के अंदर, वहाँ से ये निकला है। Where they were accused of genocide and ethnic cleaning against the region's non-Arab population। उनका वहाँ पर काम किया था। क्यों? मतलब ये है कि उन्होंने रेबल करा। क्यों ये विद्रोही बने? देखिए यहाँ पर सबसे एक मेन वजह यहाँ पर आरएसएफ की यहाँ पर ये बताई जा रही है। अभी रिपोर्ट सामने मेरे पास में ये आई है, उसमें ये बताया गया है कि उन्होंने वो बहुत ज़्यादा एथनिक क्लीनिंग करी है। किसकी एथनिक क्लीनिंग करी है? उन्होंने एथनिक क्लीनिंग करी है नॉन अरब जो पॉपुलेशन थी सूडान के अंदर। सिंस देन जनरल दागोला has built a powerful force that has intervened in conflicts in Yemen and Libya। और जनरल डगोला एक पावरफुल फोर्स उन्होंने बनाई, और ये इन्होंने अपनी फोर्स को यमन के अंदर भेजा, लीबिया के अंदर भेजा, ताकि इजराइल के साथ में, अमेरिका के साथ में मजबूती के साथ में लड़ सके। He also controlled some of Sudan's gold mines and allegedly smuggled the metal to the United Arab Emirates। यहाँ पर अब आहिस्ता आहिस्ता यूनाइटेड अरब अमीरात की यहाँ पर कच्चा चिट्ठा जो है वो खुलता नजर आ रहा है। यहाँ पर सूडान जो है, जो मतलब जनरल डगोला है, जिनके बहुत ज़्यादा पावरफुल फोर्स है सूडान के अंदर, उन्होंने वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं यहाँ की जो गोल्ड माइंस हैं, यहाँ की जो रिफाइनरीज हैं, या इसके अलावा यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पर, और वो जो मेटल वगैरह सब कुछ यहाँ से निकलता है वो यूनाइटेड अरब को भेजते हैं। The army accuses the UAE of backing the RSF। जो वहां की जो लोकल मिलिट्री है उसने एक्यूज करा इस ग्रुप को कि ये जो है आरएसएफ, ये पूरा मतलब ये है कि जो मेटल वगैरह है ये यूएई को सप्लाई करता है।
and carrying out drone strikes in Sudan. और यूएई की ही वजह से ये ड्रोन स्ट्राइक होती है यूएई सूडान के अंदर। द ऑयल रिच गल्फ स्टेट डिनाइज एलिगेशन, लेकिन इसके बावजूद यूएई ने पूरी तरीके से इस सब को बिल्कुल मना कर दिया कि उसमें बिल्कुल भी इसका कोई हाथ नहीं है और ना ही आरएसएफ के साथ में उसका कोई मतलब रिश्ता है। द आर्मी आल्सो एक्यूजेस ईस्टर्न लीबियन स्ट्रॉन्गमैन जनरल खलीफा हफ्तार of supporting the RSF by helping it to smuggle weapons into Sudan and sending fighters to bolster the RSF. अब इसके बाद में लीबिया की यहाँ पर कहानी शुरू होती है। देखिए यहाँ पर लीबिया के अंदर जनरल खलीफा हफ्तार था, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी आरएसएफ को, और आरएसएफ को सपोर्ट करने के साथ साथ उन्होंने मतलब ये वेपन्स भी स्मगल किए सूडान के अंदर और अपने फाइटर्स भी भेजे ताकि आरएसएफ की जो ताकत है उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ाया जा सके। इन अर्ली जून 2025 the RSF achieved a major victory when it took control of territory along Sudan's border with Libya and Egypt. 2025 आते आते जून 2025 आते आते आरएसएफ ने यहाँ पर बहुत बड़ा अचीवमेंट यहाँ पर हासिल कर लिया। वो ये था कि जो सूडान का जो बॉर्डर लगता है लीबिया के आसपास में, ये इजिप्ट के आसपास में, उस इलाके को उसने उस पर कब्जा कर लिया। दिस वाज फॉलोड बाय द कैप्चर ऑफ अल फशर इन लेट अक्टूबर। This was followed by capture of Al-Fashar in late October, meaning it controls almost of all of Darfur and much of neighboring खर्दोफान। जो खर्दोफान का इलाका है या दारफूर का इलाका है, ये दो स्टेट हैं सूडान के अंदर, और इन जगहों पर भी इस आरएसएफ का कंट्रोल हो गया। ये अक्टूबर की बात है, अक्टूबर आते आते अब इसके बाद में अब हमने समझना ये है कि व्हाट इज द आर्मी कंट्रोल। अब यहाँ पर आर्मी क्या काम करती है सूडान के अंदर। देखिए द मिलिट्री कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द नॉर्थ एंड ईस्ट। देखिए जो नॉर्थ का इलाका है और जो ईस्ट का इलाका है, मिलिट्री उसको कंट्रोल करती है। इट मींस बैकर इज सेड टू बी इजिप्ट। यहाँ पर जो बैकर है उनको सपोर्ट के लिए वो यहाँ पर इजिप्ट है। हुज फॉर्चून्स आर इंटरवाइंड विद दोस ऑफ सूडान बिकॉज दे शेयर ए बॉर्डर एंड द वाटर्स ऑफ द रिवर नील। क्योंकि यहाँ पर जो मिस्र है वो अपना जो दरियाए नील का पानी है वो सूडान के साथ में एक्सचेंज करता है, और इसी वजह से वो जो सूडान की जो मिलिट्री है वो उसके साथ में है। जनरल बुरहान हैज टर्न्ड पोर्ट सूडान which is on the Red Sea into his headquarters and that of his UN recognized government। जनरल बुरहान की जो गवर्नमेंट है वो यूएन की तरफ से एज ए रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है और उसका हेडक्वार्टर मतलब पोर्ट सूडान के आसपास में है। However, the city is not safe। लेकिन ये जो सिटी है वो सेफ नहीं है। The RSF launched a devastating drone strike there in March। लेकिन यहाँ पर RSF बहुत यहाँ पर लड़ाई लड़ी हैं, यहाँ पर RSF ने ही ड्रोन स्ट्राइक करी है। This was retaliation after the RSF suffered one of the its biggest setbacks। और इसी की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसकी जो मिलिट्री है। When it lost control of Khartoum, including the Republican Palace to the army in March। रिपब्लिकन पैलेस जो है, जो वहाँ की जो गवर्नमेंट का जो पैलेस है उसको भी मतलब ये है कि आरएफ ने अपने कंट्रोल में कर लिया मार्च में। खार्तूम इज फ्री एंड इट्स डन। जनरल बुरहान डिक्लेयर्ड एज ही ट्रम्फेनेटली रिटर्न टू द सिटी दो नॉट परमानेंटली। लेकिन जनरल जो बुरहान है वो अपने जो मतलब ये है कि जो अपना जो इलाका है खार्तूम में वो अब वापस आ गए, लेकिन अब इसके बाद में दोबारा से अब कयास ये लगा जाना कि वहाँ पर खार्तूम के अंदर भी दोबारा ये सब कुछ हो रहा है। अब वहाँ पर जो सब कुछ हो रहा है ये हो रहा है आरएसएफ की वजह से, क्योंकि आरएसएफ ने ही वहाँ पर जो ये लड़ाइयाँ लड़ रही हैं, जो आरएसएफ लड़ी है उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर यूएई का हाथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है। अब यहाँ पर सूडान की सिचुएशन यहाँ पर क्या है, देखिए सूडान इज इन नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका एंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज ऑन कंटिनेंट कवरिंग 1.9 माइल। देखिए नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका के अंदर जो सूडान है वो अब बहुत बड़ा मुल्क है अफ्रीका का। इट्स बॉर्डर 7 कंट्रीज एंड रेड सी, और इसका जो बॉर्डर रेड सी के साथ साथ जो और 7 कंट्रीज उसके साथ में इसका मिलता है। द रिवर नील आल्सो फ्लोज थ्रू इट, और दरियाए नील भी इसके अंदर से होकर निकलती है, मेकिंग इट टू स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर फॉरेन पावर्स। और ये बहुत स्ट्रेटेजिक है, बहुत पावरफुल है फॉरेन पावर्स के लिए। द पॉपुलेशन ऑफ सूडान इज predominantly Muslim and the country's official language are Arabic and English। अरबिक और इंग्लिश लैंग्वेज है इस कंट्री की। Even before the war started, Sudan was one of the
पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। जब ये वॉर शुरू हुआ तो उस टाइम में सूडान वो बहुत गरीब मुल्क था, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इज़ गोल्ड प्रोड्यूसिंग नेशन। यहाँ पर खाने हैं, सोने की खाने हैं, माइन है यहाँ पर, इसके बावजूद ये अब भी पूरे वर्ल्ड की सबसे गरीब कंट्री है। Its 46 million people were living on an average annual income of $750 a head in 2022. The conflict has made things much worse. Last year, Sudan finance minister said state revenues had shrunk by 80%. और इसके बाद पूरे जो सूडान की मतलब जो इनकम है वो 80% के आसपास में यहाँ पर पूरी तरीके से गिर गई।